हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स के मास्टर। तो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। तो जैसा कि लास्ट टर्न में हम लोगों ने बात किया था कि हमें क्या पढ़ना है, मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक, तो मतलब कि हम चार्ज कैसे कर सकते हैं, हम बॉडीज को कैसे चार्ज कर सकते हैं, तो इसके हमें मेथड्स पढ़ने हैं। ठीक, तो हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब देखिए, मेथड्स ऑफ चार्जिंग दैट मीन्स किसी बॉडीज को चार्ज करने के कौन कौन से मेथड्स हम पढ़ेंगे, हमें इस पर डिस्कस करना है। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले जैसा कि हमने चार्ज क्या है, चार्ज कितने टाइप्स का था, ये सब हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में बता रखा है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे फिर से देख लीजिए जाकर, चैनल है फिजिक्स के मास्टर। अच्छा, तो सबसे पहले आपको याद होगा कि मैंने उसमें उस वीडियो में आपको एक बात बताई थी कि चार्ज 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अब आपको यह भी पता है बच्चों कि जो सेम नेचर के चार्ज होते हैं दैट मीन्स लाइक चार्जेस, दैट इज पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्शन, सॉरी रिपल्शन। ठीक, तो अगर सेम नेचर के हैं तो आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और अगर अपोजिट नेचर के हैं दैट मीन्स पॉजिटिव निगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट। ठीक, अच्छा, अब इसका मतलब यह है कि अगर अपोजिट नेचर के हैं चार्जेस तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर सेम नेचर के हैं तो रिपेल करेंगे। अच्छा, अब जैसा कि हमें पता है कि ये चीज हमारी डेली लाइफ में भी यूज होता है कि भाई सेम चार्ज सेम है नेचर का, सेम नेचर, ठीक, तो रिपेल करेगा, और अगर अपोजिट होगा तो अट्रैक्ट करेगा। सर कैसे? देखो, जैसा कि हम जानते हैं क्या कि भाई हमारे जो लड़के होते हैं, ठीक, लड़का एक नेचर का हो गया और उनकी मम्मी दूसरे नेचर की हो गई, तो दोनों लड़के क्या होते हैं, मम्मी के बहुत दुलारे होते हैं, बहुत दुलारे राजकुमार होते हैं, परे होते हैं। ठीक, लेकिन तो क्या हुआ, अट्रैक्ट। लेकिन पापा से क्या होता है, यार पापा बहुत सुनाते हैं, यार पापा बहुत सुनाते हैं, वाई, सेम चार्ज, रिपल। अब इसी में लड़कियां क्या होती हैं, अपने पापा की परियां होती हैं, यार पापा बहुत प्यार करते हैं, बट यार मम्मी बहुत सुनाती हैं। तो सेम चार्ज, सेम नेचर का रिपल्शन। तो ये चीज डेली लाइफ में भी है कि भाई अगर सेम नेचर का है तो रिपल, और अपोजिट नेचर का है तो अट्रैक्शन। ठीक, चलिए ये तो ऐसी ही बात हो गई, तो ये चीज हो गई। ठीक, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या था, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो बच्चों, पहला टॉपिक जो हमें चार्जिंग, दैट मीन्स किसी बॉडी को अगर चार्ज करना है तो उसको चार्ज करने का जो पहला तरीका है, ठीक, हम चार्ज कैसे कर सकते हैं किसी बॉडी को, तो बाय फ्रिक्शन। ठीक, दैट मीन्स रब करने वाला जो हमने पढ़ा था। ठीक, तो चार्जिंग, तो पहला हमारा क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ, बाय रबिंग। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि बाय रबिंग। ठीक, बाय रबिंग। अब एक चीज ध्यान रखना, क्या कि जब मैं बॉडीज को रब कर रहा था तो वो क्या थी, इंसुलेटर थे। भाई जो बॉडीज हम रब कर रहे थे तो वो इंसुलेटर थे। इसका मतलब ये मेथड जो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दैट मींस रबिंग, ये केवल किसके लिए एप्लीकेबल है, इंसुलेटर्स के लिए, नॉट फॉर कंडक्टर। आप कभी करके देख लो
स्पून ले लो, स्पून को ऐसे ऐसे करो, चिपका कर देख लो, नहीं चिपकेगी। ठीक, तो इसका मतलब ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर, ठीक, ओनली फॉर इंसुलेटर। इंसुलेटर, बात आई समझ में इतनी? अब ये मेथड हम जानते हैं कैसे हमें, ठीक, चार्ज करना है बॉडी को। भाई हमने क्या कहा था कि कोई भी आप दो बॉडीज ले लीजिए, दो इंसुलेटर्स हैं, दो बॉडीज हैं, ठीक। सपोज दैट एक ये बॉडी हो गई, एक ये बॉडी हो गई, ठीक। ये दो बॉडीज हैं, ठीक। सपोज बॉडी ए, बॉडी बी, इनको आपस में मैंने रब किया। जैसे ही रब किया तो वी नो दैट एक बॉडी जो होगी वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगी, ठीक। और दूसरी बॉडी जो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगी वो क्या हो जाएगी? निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इसका मतलब सपोज दैट हमारी बॉडी ए जो है, ठीक, वो क्या हो गई? पॉजिटिवली चार्ज हो गई। और जो बॉडी बी है वो क्या हो गई? निगेटिवली चार्ज हो गई। हो गई चार्ज। तो इसका मतलब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि इफ टू बॉडीज आर रब्ड विथ ईच अदर देन बॉडीज आर क्या हो गई? चार्ज। अब मुझे यहां पर देखने को क्या मिल रहा है, आपसे अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि टू बॉडीज को हम बाय फ्रिक्शन मेथड से अगर रब कर रहे हैं तो दोनों बॉडीज पर किस नेचर का चार्ज आएगा, तो हमें क्या दिख रहा है कि अगर हम बाय फ्रिक्शन मेथड से बॉडी को चार्ज कर रहे हैं तो दोनों बॉडीज पर अपोजिट नेचर का चार्ज आएगा। बात आ रही है समझ में? इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि द नेचर ऑफ द both bodies, the nature of the charge on the both bodies will be opposite. दोनों बॉडीज पर चार्ज जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? अपोजिट। बात आई समझ में? तो यहां पे हम नोट करके लिख लेंगे बच्चों क्या, कि नेचर ऑफ चार्ज on the both bodies will be opposite. Will be opposite. बात आ गई समझ में ना? चलो जल्दी से, ठीक, इसको देख लो, इसको जल्दी से नोट कर लो, ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोग नोट कर लो, ठीक। चलिए अच्छा, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। क्या बच्चों? अब सेकंड मेथड, ठीक। अब सेकंड मेथड क्या है भाई? ये तो मैंने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की बात कर ली, ठीक। अब मुझे सेकंड मेथड की बात करनी है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या? चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब ये भाई चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है, इसमें हम कैसे बात करेंगे? तो अगर बच्चों हम चार्जिंग बाय कंडक्शन की बात करें तो यहां पर हम दो बॉडीज को, ठीक, किस टाइप से चार्ज कर सकते हैं, हमें इसकी बात करनी है। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में, ठीक, हम बात करने वाले हैं बॉडीज को हम कैसे चार्ज करेंगे? बाय कांटेक्ट। बाय कांटेक्ट, ठीक, मतलब दो बॉडीज को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाकर हम उसको चार्ज कर सकते हैं। अब एक चीज और, किस टाइप की बॉडीज को हम चार्ज कर सकते हैं? ओनली फॉर कंडक्टर, नॉट फॉर इंसुलेटर। तो इसका मतलब चार्जिंग बाय कंडक्शन के में हम लोग बाय कांटेक्ट के थ्रू बॉडीज को चार्ज करेंगे और ओनली फॉर कंडक्टर, ओनली फॉर कंडक्टर। बात आ रही है समझ में? मतलब केवल कंडक्टर को हम इस मेथड के थ्रू चार्ज कर सकते हैं, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब अगर हम यहां पे बात करें कि सर कैसे चार्ज किया जाए, कैसे चार्ज किया जाए, चलो देखते हैं। भाई हमने मान लिया कि ये हमारा एक कंडक्टर है,
ठीक, कैसा कंडक्टर? अनचार्ज या न्यूट्रल कह सकते हो। ठीक, क्या बोल सकते हैं इसको? अनचार्ज या न्यूट्रल। अनचार्ज्ड, ठीक, या न्यूट्रल। ठीक, अनचार्ज या न्यूट्रल। अब बच्चों, अनचार्ज बॉडी का मतलब क्या है, हमें यह पता होना चाहिए। तो अनचार्ज का मतलब क्या यह हो सकता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है? बोलो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि हम लोग तो इतना तो पढ़कर आए हैं कि अनचार्ज, भाई अगर वो कंडक्टर है, ठीक, तो ऑब्वियसली उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है। और अनचार्ज का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल। सपोज दैट इसमें अगर पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक, तो उतने ही नेगेटिव चार्जेस भी होंगे। दैट मींस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स विल बी सेम। ठीक, अच्छा, अब ये है अनचार्ज बॉडी। ठीक, अच्छा, अब हमें इस बॉडी को क्या करना है? चार्ज करना है। तो इस बॉडी को हम चार्ज कैसे करें? ठीक, इस बॉडी को हम चार्ज कैसे करें? सिंपल सी बात है, एक चार्ज बॉडी ले ले, एक चार्ज बॉडी ले ले, दूसरी बॉडी। उस बॉडी को हमने क्या लिखा है यहां पे? बाय कांटेक्ट। तो उस बॉडी को अगर हम इस बॉडी के कांटेक्ट में ले आए, तो चलो देखते हैं कैसे। भाई ये हमारा क्या था? अनचार्ज बॉडी। ठीक, इसके कांटेक्ट में हम एक दूसरी बॉडी ले आए जो कि मान लेते हैं निगेटिवली चार्ज है। मान लेते हैं निगेटिवली चार्ज है। जैसे ही बच्चों निगेटिवली चार्ज बॉडी को हम इस अनचार्ज बॉडी के पास में लाएंगे तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इन पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा और इलेक्ट्रॉनों को वो रिपेल करना शुरू कर देगा। नहीं करना शुरू करेगा? बोलो। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? रिपेल करेगा और पॉजिटिव को वो अट्रैक्ट कर ले जाएगा। इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज, अगर हम इनडायरेक्टली बोले तो हम क्या बोलेंगे कि ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इस बॉडी पर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। इस बॉडी पर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। कैसे ट्रांसफर हुआ? कैसे ट्रांसफर हुआ? सिंपल सी बात, मैंने क्या बोली कि भाई जैसे लाए तो ये नेगेटिव क्या करेगा? इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और जब अट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब नेगेटिव को वो क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो अगर वो नेगेटिव को रिपेल कर रहा है, इसका मतलब इस बॉडी पर क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। इसी टाइप से तुम पॉजिटिव भी ले सकते हो, जस्ट उल्टा उसका अपोजिट। बात आ रही है समझ में? अब इसको तुम हटा लो, इस बॉडी को, सेकंड वाली को तुम हटा दो, तो तुम्हारी बॉडी तब भी क्या हो गई? चार्ज हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आई? हमें यह समझ में आया कि एक अनचार्ज बॉडी है। अनचार्ज बॉडी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल। अब इसके हम कांटेक्ट में टच करा, कांटेक्ट का मतलब टच करना, कांटेक्ट में हम कोई दूसरी चार्ज बॉडी लेकर आएंगे। वो चार्ज बॉडी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी भी हो सकती है। जैसे आप पास में लाएंगे तो वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को, ठीक, नेगेटिव को रिपेल करेगा। इसका मतलब ये बॉडी जो है वो क्या हो गई? नेगेटिवली चार्ज हो गई। अब आप इसको हटा लीजिए तो ये बॉडी क्या हो गई? चार्ज। बताइए समझ में? ठीक ठीक। अब हमें यहां पर एक बात और क्या समझ में आई बच्चों? हमें बात एक ये समझ में आई क्या कि अगर हम यहां पर बात करें कि चार्जिंग बाय कंडक्शन, ये जो सेकंड मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसमें दोनों बॉडीज पर किस नेचर का चार्ज होता है? तो हमें क्या दिखाई पड़ रहा है? ठीक, दोनों बॉडीज पर सेम नेचर का चार्ज आ रहा है। और इससे जस्ट पहले वाले में हमें क्या दिखाई पड़ रहा था? अपोजिट नेचर का चार्ज आ रहा है। इसका मतलब हमें यह समझ में आया कि चार्जिंग बाय कंडक्शन में बोथ बॉडीज पर जो चार्ज का नेचर होता है वो सेम होता है। बताइए समझ में? तो इसमें क्या लिख सकते हो नोट करके? तो यहां पर नोट करके फिर वही बात लिख लोगे क्या
कि नेचर ऑफ चार्ज ऑन द बोथ बॉडीज विल बी सेम। ठीक, अब मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं कि नेचर ऑफ चार्ज विल बी, या लिख देता हूं पूरा, चार्ज ऑन बोथ बॉडीज विल बी, ठीक, सेम। बात आई समझ में? तो ये तुम्हारा मेथड था, सेकंड मेथड, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक, चलिए अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इसके बाद फिर थर्ड मेथड की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है ना? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, अच्छा, अब बच्चों हमें थर्ड मेथड की बात करनी है, जो कि है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब भाई ये चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है? सिंपल सी बात, विदाउट कांटेक्ट। बाय कांटेक्ट था अभी, अब हम क्या बोलेंगे? विदाउट कांटेक्ट। विदाउट कांटेक्ट मतलब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में ना हो, तब हम कैसे चार्ज करेंगे, अब हम ये देखने वाले हैं। चलिए, तो अब यहां पर ओनली फॉर कंडक्टर, इससे कोई लेना देना नहीं है, अभी केवल कंडक्टर के लिए ही होगा फिर। ठीक, अच्छा, अब विदाउट कांटेक्ट देखिए इसको कैसे किया जाए भाई। सपोज दैट, फिर हमने वही बात कर ली कि मान लेते हैं कि एक हमारी अनचार्ज बॉडी है जिसको हम न्यूट्रल बॉडी कहेंगे, दैट मींस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो है वो सेम है। अब हम इसे, अगर हमें इस बॉडी को चार्ज करना है तो इसके लिए अब हमें एक दूसरी चार्ज बॉडी लानी है, लेकिन वो पहली बॉडी के कांटेक्ट में नहीं होनी चाहिए। अब नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो सपोज दैट हमने यहां पे जो दूसरी बॉडी ले रखी है वो इसको, ठीक, टच नहीं कर रही है, विदाउट कांटेक्ट में है। ठीक, मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, अच्छा, अनचार्ज बॉडी थी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे, तो होगा क्या? ये जो आपकी चार्ज बॉडी है ये करेगी क्या? यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ये इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, बाहर नहीं निकाल लेगी क्योंकि कांटेक्ट में नहीं है, केवल अट्रैक्ट करेगी और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी, दैट मींस प्रोटॉन को रिपेल करेगी। बट प्रोटॉन अपनी जगह से नहीं हिलते, ये तो पता है ना, मास उनका बहुत ज्यादा होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं जब वो इधर आ जाते हैं तो पॉजिटिव छोड़कर आ जाएंगे, बस इसीलिए हम कहते हैं कि पॉजिटिव मूव कर गया, है ना। तो इसका मतलब यहां पर जो अनचार्ज बॉडी थी, इसका जो निगेटिव चार्ज है ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा कुछ ऐसे, और जो पॉजिटिव चार्ज था उसे रिपेल करेगा कुछ ऐसे, नहीं, कुछ ऐसे रिपेल करेगा। इसका मतलब हमें यह दिखाई पड़ा कि इस स्पेयर, जो मेटालिक स्पेयर था, इस पर एक तरफ जो है वो निगेटिव चार्ज आ गया और दूसरी तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी मेथड को हम यहां पर एक नाम देंगे जिसका नाम है पोलराइजेशन। क्या बच्चों? इस मेथड को हम कहते हैं पोलराइजेशन, और इस पोलराइजेशन को आप पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर वाले चैप्टर में। बात समझ में आ रही है ना? ठीक, तो अभी ये पोलराइजेशन बस नॉर्मली आप समझ लीजिए कि चार्ज जब एक तरफ, एक साइड पर आ जाएगा, ठीक, तो उसे हम पोलराइजेशन कहते हैं। इसको हम और डीपली पढ़ेंगे जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे। लेकिन क्या ये बॉडी चार्ज हो गई? नहीं, अभी कहां हो गई सर चार्ज? तो बात आती है मैं इसको चार्ज कैसे करूं? तो इसको चार्ज करने के दो मेथड हैं। इसको चार्ज करने के दो मेथड का मतलब दो तरीके से हम इसको चार्ज कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि अगर मैं इस कंडक्टर को किससे कनेक्ट कर दूं? अर्थ से कनेक्ट कर दूं। किससे कनेक्ट कर दूं? अर्थ से।
अब भाई हम जानते हैं अर्थ जो है क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का, ठीक, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का एक किला है, समझ लो। ठीक, तो इसका मतलब ये क्या है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमने इसको अर्थ से जोड़ा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये अर्थ क्या करेगी, अपनी ओर खींचा लेगी, नहीं खींच लेगी, भैया चले आओ, चले आओ मेरे पास। ठीक, तो देखो ये क्या कर लेगी, उसको खींच लेगी। अब अगर खींच लेगी तो इसका मतलब ये हुआ, और एक चीज ध्यान रखना, क्या, कि इसको ना हटा देना, इसको आप साथ साथ पकड़े रहोगे, इसको भी पकड़े रहोगे और अर्थ से जोड़ दोगे तो ये जो है पॉजिटिव चार्ज वो अर्थ में चला आएगा। इसका मतलब अब ये जो बॉडी होगी वो क्या हो गई, ठीक, क्या हो गई, निगेटिवली चार्ज हो गई। देखो बात आ रही है समझ में, तो ये बॉडी क्या हो गई, निगेटिवली चार्ज हो गई। ठीक, बॉडी क्या हो गई, निगेटिवली चार्ज हो गई। तो इस टाइप से हम चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड के थ्रू क्या करेंगे, इस बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। बात आ रही है ना समझ में। भाई अभी ये बॉडी चार्ज नहीं थी, ठीक, कैसे होगी, जब हम इसको अर्थ से कनेक्ट कर दे तो ये पॉजिटिव अर्थिंग में आ जाएगा, तो इसका मतलब बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। अच्छा सर दूसरा मेथड क्या है इसका, दूसरा मेथड ये है कि हम अगर इसको अर्थ से कनेक्ट ना करें, भाई इसको हम अर्थ से कनेक्ट ना करें तो फिर क्या करें, ठीक, इसको अगर हम अर्थ से कनेक्ट ना करें तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें, भाई सिंपल सी बात है, क्या करें, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो फिर दूसरा बताता हूं। ठीक, ले लिया, चलिए अब दूसरा मेथड क्या है, अगर हम यहां पर एक काम करें, कैसा, भाई अनचार्ज था, मैंने इसके पास एक चार्ज बॉडी लेकर आया तो सेपरेशन हो गया इसका, पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव एक तरफ। अब अगर मैं यहां पर क्या कर दूं कि एक और अनचार्ज बॉडी, ठीक, लाकर रख दूं इसमें, ठीक है, क्या कर दूं, अनचार्ज बॉडी लाकर इसके जस्ट कांटेक्ट में रख दूं, तो क्या होगा, भाई कांटेक्ट में आया तो हम जानते हैं, अभी अभी हमने सेकंड मेथड पढ़ा कि यहां से जैसे ही कांटेक्ट में आया तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कर जाएगा, इधर ट्रांसफर हो जाएगा। सर निगेटिव क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये जो था चार्जिंग बॉडी इस निगेटिव को पकड़े रहेगा, तुमको नहीं जाने देंगे, तुम मेरे पास ही रहोगे। किसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव को। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो अब इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो आपका जो डायग्राम कुछ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, डायग्राम जो बनेगा वो कुछ ऐसा दिखाई पड़ने वाला है आपको, ट्रांसफर हो गया, ठीक, पॉजिटिव आ गया, इधर पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, इस साइड आ गया, ट्रांसफर हो गया, आ गया ट्रांसफर। ठीक, अब इसको उठाकर आप अलग कर लीजिए, देखिए हो गई बॉडी चार्ज, बात आ रही है समझ में भाई। अब इसको उठाकर आप अलग कर लीजिए, अलग हटा दो, हो गई चार्ज। ठीक, तो क्या समझ में आया कि हम दो तरीके से इस मेथड के थ्रू दो बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं। ठीक, अच्छा ये तो हमारा कंप्लीट हो गया कि किसी बॉडीज को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है कूलाम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे, कूलाम्स लॉ, ठीक है ना। तो जल्दी से बच्चों इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, सेकंड मेथड को भी, कि हम कैसे किसी बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट, तो आज हमें क्या पढ़ना है, अब कूलाम्स लॉ। तो चलो भाई पढ़ते हैं कूलाम्स लॉ, जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, कूलाम्स लॉ। ठीक, कूलाम्स लॉ। अब ये कूलाम्स लॉ क्या होता है, कूलाम्स लॉ क्या था। अगर हम कूलाम्स लॉ की बात करें तो जो कूलाम्स लॉ दिया गया, हम जानते हैं कि हर साइंटिस्ट अपना एक लॉ देता था, ठीक, और उसी के अपने नाम पर ही उस लॉ को नाम दे देता था।
तो इसी प्रकार से, इसी टाइप से बच्चों, एक साइंटिस्ट थे कुलाम्ब नाम के, 1785 में, ठीक, उन्होंने एक लॉ दिया। कौन? 1785 में कुलाम्ब ने एक लॉ दिया। ठीक, कैसा लॉ दिया भाई? किसके लिए दिया? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। कैसा एक्सपेरिमेंट किया ये सुनिए। उन्होंने दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में एक लॉ दिया। दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में क्या दिया? एक स्टेटमेंट दिया। ठीक, अब कैसा स्टेटमेंट दिया? ठीक, ये लिख लेते हैं हम लोग। क्या चीज? फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। टू पॉइंट चार्जेस। ठीक, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट के बीच में लगने वाला फोर्स, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स। तो इसके बारे में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया। अब उस स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए। सर वो क्या है? वो ये है कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। पॉइंट चार्ज क्या होता है? क्या पॉइंट चार्ज का मतलब है छोटा सा चार्ज? क्या पॉइंट चार्ज का मतलब है कि यार छोटा सा चार्ज? क्या हमने एक बॉल ले ली, स्फेरिकल बॉल बड़ी सी, और वो चार्ज है, तो क्या हम उसे पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं? बोलो। बिल्कुल बोल सकते हैं। कैसे भाई? अगर हमने कहा कि हमने तुमको बहुत दूर बैठा दिया और मैं यहां पर एक इतनी बड़ी बॉल लेकर खड़ा हो गया और मैंने पूछा बताओ तुम्हें ये बॉल कैसी दिख रही है? तुम कहोगे सर बहुत ही छोटी दिख रही है। तो इसका मतलब ये बॉल भी तो तुम्हारी क्या हो गई? एक पॉइंट चार्ज हो गई। तो पॉइंट चार्ज का मतलब केवल ये नहीं एक छोटा सा चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब एक स्फेरिकल बॉल जो हम ले रहे हैं वो बड़ी सी है, वो भी पॉइंट चार्ज का काम कर सकती है। किस पर डिपेंड हो रही है? डिस्टेंस पर। डिस्टेंस पर डिपेंड हो रही है। बात आई ना समझ में? तो पॉइंट चार्ज का मतलब कोई भी बॉडी हो सकती है। ठीक, चलिए, तो अब मिस्टर कुलाम्ब ने बोला क्या? चलिए उसकी बात कर लेते हैं। उन्होंने बोला कि मान लेते हैं बच्चों कि दो पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक, अब ये दिमाग में भी आ गया होगा, सर पॉइंट चार्जेस काहे ले रहे हैं? तो अभी बोला भैया कि कोई भी तुम बॉडी ले लो, वो डिस्टेंस पर डिपेंड है, इसीलिए पॉइंट चार्ज हम बोल रहे हैं उसको, है ना? तो मान लेते हैं बच्चों कि हमने यहां पे क्या किया, दो चार्जेस लिए। ठीक, एक प्लस Q1 और दूसरा प्लस Q2। अब फिर सर क्या हम दोनों सेम चार्ज ही ले सकते हैं, अपोजिट नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। हम पॉजिटिव निगेटिव भी ले सकते हैं, निगेटिव पॉजिटिव भी ले सकते हैं, सेम नेचर का भी ले सकते हैं, उससे कोई डिपेंड नहीं है भाई। अगर से हम जानते हैं कि अगर सेम नेचर का होगा तो रिपेल करेगा, अपोजिट नेचर का होगा तो अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ठीक, तो लेट अस कंसीडर टू पॉइंट चार्जेस प्लस Q1 एंड प्लस Q2 आर सेपरेटेड फ्रॉम एट अ डिस्टेंस स्मॉल r। मान लेते हैं कि दो चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस हैं, प्लस Q1 एंड प्लस Q2, ये दोनों एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं। अब मान लेते हैं कि यहां पर ये जो हमने पॉइंट चार्जेस रखा है बच्चों, ये हमने किस मीडियम में रखा है? वैक्यूम में रखा है या एयर, ठीक, या फ्री स्पेस, या फ्री स्पेस। मतलब हमने जो पॉइंट चार्ज बच्चों रखा है, ये किस में रखा है? वैक्यूम में रखा होगा, या एयर में रखा होगा, या हमने फ्री स्पेस में रखा होगा। बात आ रही है समझ में? ठीक, अब आगे बढ़िए जरा। क्या समझ में आया कि लेट अस कंसीडर टू पॉइंट चार्जेस प्लस Q1 एंड प्लस Q2 आर सेपरेटेड फ्रॉम डिस्टेंस स्मॉल r
प्लेस्ड इन वैक्यूम और एयर और फ्री स्पेस। अब जैसे ही रखा, देन इनके बीच में क्या काम करेगा एक अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स दोनों लग सकता है, कोई भी लग सकता है दोनों में से, वो नेचर पर डिपेंड है। बता रही है ना समझ में? तो अब उन्होंने ये बोला कि ये जो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स है वो किस पर डिपेंड होता है? वो इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्ट प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड क्या होता है? सर मैग्नीट्यूड क्या होता है? अरे बच्चों 11th में पढ़ा था कि वो क्वांटिटीज जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब जिसमें केवल रिजल्ट हो, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू हो, डायरेक्शन ना हो। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका केवल मैग्नीट्यूड जो है इसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। मतलब क्या है भाई, जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा फोर्स उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट चार्जेस। ठीक, अच्छा अब सेकंड क्या है? अगर हम इनके बीच के डिस्टेंस की बात कर लें, ठीक, तो उन्होंने कहा कि जो फोर्स है वो इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। दैट मीन्स दिस फोर्स is inversely proportional to square of distance between two point charges। दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। इसका मतलब अगर हम इन दोनों को मिला दें तो मिलाने पे हमें क्या मिल गया? F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square। मिला? बता रही है ना समझ में? ठीक, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि कोई भी साइंटिस्ट अगर कोई एक्सपेरिमेंट करता है तो किसी ना किसी जगह या किसी ना किसी मीडियम में करता है, इसका मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू जरूर होती है। तो यहां पर कुलाम्ब साहब ने क्या किया? कुलाम्ब साहब ने एक कांस्टेंट लगाया और उस कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो वो कांस्टेंट क्या था? यहां पे कितना आ जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हम यहां लगाएंगे के। मैंने स्मॉल के क्यों लिखा है वो भी आगे समझ में आ जाएगा। स्मॉल के, ठीक, तो क्या हो गया? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वेयर के क्या है? वेयर के एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक, क्या है? वेयर K is proportionality constant। ठीक, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक, अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, भाई अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक, तो कोई ना कोई न्यूमेरिक, भाई एजम्पशन पे एक्सपेरिमेंट नहीं चलते। आप जब तक उसको मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर सकते तब तक वो एक्सपेरिमेंट नहीं माना जाएगा। भाई एजम्पशन तो हम कुछ भी कर दें, ये हो रहा है, कहां से हो रहा है? यही चीज हम जब खुद साइंटिस्ट पीएचडी करोगे तो पीएचडी में हम यही करते हैं। हमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करना होता है, उसकी मैथमेटिकल वैल्यू दिखानी होती है। आप रिसर्च करके दिखाइए, सही है ना? तो वही चीज यहां पे है कि K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड K की वैल्यू क्या ली? एंड K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये उन्होंने इसकी वैल्यू ली, सही है। और इसकी वैल्यू क्या थी? इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹। ठीक, यूनिट क्या होगी? यूनिट यहां से आप निकाल सकते हैं। K की आपको यूनिट चाहिए तो F की यूनिट न्यूटन, R स्क्वायर, R दैट मीन्स डिस्टेंस, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, और Q की कूलाम, तो पर कूलाम स्क्वायर।
तो यूनिट क्या बन गए? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सही है ना? अच्छा, नेक्स्ट। अब बात आई सर ये क्या है, ये क्या है? तो अगर मैं बात करूं हेयर, इसे हम नाम देते हैं बच्चों एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या कहते हैं इसको? एप्सिलॉन नॉट। ठीक, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इस सिंबल को बोलते हैं। और इस एप्सिलॉन नॉट को हम कहते क्या है? तो हेयर एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी। परमिटिविटी किसकी? ऑफ फ्री स्पेस की। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या समझ में आया कि 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। हेयर एप्सिलॉन नॉट, इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम नाम देते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी भी वैल्यू होती है। अब इसकी वैल्यू सर क्या होती है? एंड इट्स वैल्यू इज, ठीक, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 क्या होती है बच्चों? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब यूनिट बताइए, यूनिट बताइए। अब यहां से निकाल लो ना यूनिट। 4 पाई तो डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस, तो इसका मतलब पलट जाएगी ना। तो इसका मतलब कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इट्स क्लियर? इतनी बात समझ में आई सबको ना? ठीक, तो यही बच्चों हमारा होता है कूलम्स लॉ। अब यहां पर एक बात और है, क्या? कि अगर हम यहां पर एक काम करें, कैसा काम? कैसा काम? कि अगर हम इस मीडियम वैक्यूम एयर या फ्री स्पेस की जगह कोई दूसरा मीडियम रखते हैं, तब क्या होगा? तब क्या होगा? अब हम इस पर बात करने वाले हैं। ठीक, क्या बच्चों? कि अगर हम जो पॉइंट चार्जेस है उसे हम वैक्यूम एयर या फ्री स्पेस पे ना रखकर किसी दूसरे मीडियम में रखें, तो क्या होगा? ठीक, तो इस पर बात करते हैं। तो पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको फटाक से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? चलिए नोट करिए जल्दी से। हो गया? चलिए, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अच्छा एक काम और कोई पूछ ले यहीं पर, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ सकता है भाई, सीबीएसई बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है। सपोज दैट आ गया कि ये बताइए, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी डायमेंशन क्या है? इसकी डायमेंशन क्या है ये निकाल कर दिखाइए। तो कैसे निकालोगे? सिंपल सा हम निकाल सकते हैं। कहां से? कहां से निकाल सकते हो? ठीक, फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला? ठीक, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो भाई। के की वैल्यू ये पूरी है, यहां पे रखिए, इसके थ्रू निकाल लीजिए। ठीक, कैसे निकाला जाए? चलो देखो, यहां पे कर दे रहा हूं। ठीक, यहां पे कर दे रहा हूं। देखिए, अगर मैं यहां पे बात करूं कि एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो डायमेंशन कैसे निकाली जाए? चलिए देखिए भाई, 4 पाई डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस होता है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो हम इसकी निकालेंगे कैसे? सबसे पहले, ठीक, यहां पर अगर हम रख रहे हैं, अब नोट कर लिया ना ये, अब मैं तुमको यहां पे दिखा दे रहा हूं रखकर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सही है ना? 4 पाई डायमेंशनलेस है, ये पहुंच गया ऊपर, ठीक, और एफ आ गया नीचे। तो इसका मतलब हमारे पास एप्सिलॉन नॉट 1/f, 4 पाई डायमेंशनलेस है।
अब इसकी डायमेंशन निकालो। क्यू की क्या होगी सर? क्यू की डायमेंशन तो अभी तक पढ़ी नहीं हमने, हमारे यहां तो 11th में था ही नहीं। कोई बात नहीं, वी नो दैट। ठीक, अब अभी तुमने पढ़ा नहीं है लेकिन 10th में पढ़ा होगा। चार्ज क्यू आई इज इक्वल टू क्या होता है? करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। ठीक, तो क्यू बराबर कितना हो गया? आई इंटू टी। क्यू बराबर आई इंटू टी। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि यहां पर आई की डायमेंशन को रिप्रेजेंट किससे करते हो? ठीक, तो बच्चों आई की डायमेंशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्यू की जगह तुम क्या लिखोगे? आई इंटू टी। इस क्यू की जगह भी क्या लिखोगे? आई इंटू टी। और टी क्या है? टाइम, और टाइम को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो करते हैं। ठीक, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तो एक क्यू की डायमेंशन आ गई, दूसरे क्यू की भी यही डायमेंशन होगी। इसका मतलब A2 T2 आया अपॉन में फोर्स। भाई 11th में हमने फोर्स की डायमेंशन पढ़ी थी, क्या थी? ml t माइनस 2। तो यहां पे ml t माइनस 2 और किसकी बची? डिस्टेंस। डिस्टेंस की l स्क्वायर, दैट मीन्स L2, क्योंकि 2 लगा है। ठीक, अब इसको हम क्या कर लें? सॉल्व कर लीजिए, डायमेंशन पता चल गई। तो कितनी हो जाएगी? m ऊपर गया तो n माइनस 1। ठीक, फिर a टू t की पावर, ठीक, 4 हो जाएगी, और l की पावर 3 है, नीचे 3 हुआ, ऊपर गया -3, तो l माइनस 3 और t 4। तो दिस इज डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। बताइए समझ में क्या आ गई? कि m-1 l-3, ठीक, a2 और t की पावर 4। तो ये है आपकी डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट की। ठीक है, अच्छा, ये तो तुम्हारी बात हो गई इसकी। अब अभी अभी मैंने आपसे एक बात बोली थी, क्या बच्चों? कि अगर हम इस मीडियम को रिप्लेस्ड कर दें, किससे रिप्लेस्ड कर दें? किससे? कोई दूसरा मीडियम। सर कैसा मीडियम? कैसा मीडियम? इंसुलेटर। और आप अभी यहां पर एक काम और, आप आगे वाले चैप्टर में एक नाम पढ़ेंगे जिसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक एक टाइप का हमारा इंसुलेटर ही होता है। डाइलेक्ट्रिक हमारा इंसुलेटर ही होता है। अगर कोई पूछ ले, कोई नाम बताइए इंसुलेटर्स के, डाइलेक्ट्रिक के, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑयल, पेपर, ग्लास, माइका, ये सब क्या हो जाएंगे? तुम्हारे एग्जाम्पल्स हैं। किसके? डाइलेक्ट्रिक के। तो मैं अब यहां पर क्या लिख दूंगा? मैं अब यहां पर अगर ये कर दूं कि इफ मीडियम इज डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर या इंसुलेटर, such as, ठीक, क्या क्या अभी अभी बताया? ग्लास, पेपर, ठीक, ग्लास, पेपर, ऑयल, एटसेट्रा। ठीक, ये सब आपके क्या हैं? ये सब आपके इंसुलेटर मटेरियल्स हैं। दैट मीन्स डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं। और भी आ सकते हैं, और भी हैं, वैक्स, माइका, बहुत सारे होते हैं। ठीक, अच्छा, तो अगर हम कहें कि अगर हम इस मीडियम को डाइलेक्ट्रिक मीडियम कर दे, इफ मीडियम इज डाइलेक्ट्रिक, तब क्या होगा?
तब क्या होगा, तब आप देखिए क्या होगा। देन उस कंडीशन में अगर हम मीडियम को डाइलेक्ट्रिक मीडियम कह रहे हैं, तब यहां पे जो आपका ये है, ठीक, तब आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए जरा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहां पे क्या होता था, एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर क्या रखा जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए है, फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स अब लगेगा, दैट मीन्स अगर हमने पॉइंट चार्जेस को, ठीक, किसमें रख दिया, पेपर ऐसे मीडियम में, ठीक, ग्लास के मीडियम में रख दिया, ठीक, तो देन उस कंडीशन में क्या होगा, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, ठीक, वो ये होगा, उस कांस्टेंट के की वैल्यू ये हो जाएगी। अब सर ये एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन को हम यहां पर नाम देते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ठीक, तो क्या नाम देते हैं, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक, चलिए, तो बच्चों यहां पर हम इसको नाम क्या देते हैं, एब्सोल्यूट, ठीक, परमिटिविटी, ठीक, वेयर एप्सिलॉन इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक, बात आ रही है समझ में। चलिए आगे देखिए, तो इसका मतलब वेयर एप्सिलॉन, सॉरी, वेरी 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 सॉरी, एप्सिलॉन, ठीक, वेयर एप्सिलॉन इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, किसकी, ऑफ द मटेरियल ऑफ मीडियम, जो आप मटेरियल मीडियम का ले रहे हैं उसके लिए, सही है ना, ठीक। एक चीज और, यहां पर एक रिलेशन और है, एंड इधर लिख दे रहा हूं, एंड एप्सिलॉन इक्वल किसके होता है, के एप्सिलॉन नॉट के। अब देखिए, वहां पे मैंने स्मॉल के लिखा था, मुझे एक और के लिखना था, इसलिए मैंने इसको कैपिटल के अब बना दिया, है ना। तो इसका मतलब एप्सिलॉन जो है वो किसके इक्वल है, के एप्सिलॉन नॉट के, और के क्या है, वेयर कैपिटल के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बात आ रही है समझ में, ठीक। तो अगर यहीं पर एक चीज और बन गई कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये बताइए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी में क्या रिलेशन है, तो दिस इज रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये है रिलेशन, बात ध्यान रखना। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, दिस इज रिलेशन बिटवीन रिलेटिव ये हटा दो या नीचे लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं, ठीक, क्या चीज, कि विच इज रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, बात आई समझ में। तो ध्यान रखना, ये रिलेशन हो सकता है इनडायरेक्टली पूछ ले, ठीक। एक चीज और यहीं पर, अगर अब देखो घुमाकर फिर वही ला दूंगा, क्या,
कि K एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और फॉर एयर के लिए अच्छा मैं पूछ लूं कि फॉर एयर के लिए K की वैल्यू क्या होनी चाहिए। सिंपल सी बात है कि एयर के लिए तुम्हारे पास क्या आता था, एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं कह दूं कि फॉर एयर तो K इज इक्वल टू 1, और अगर K इज इक्वल टू 1 हो गया तो इसका मतलब एप्सिलॉन किसके इक्वल, एप्सिलॉन नॉट के। आ गया वही रिलेशन ऊपर वाला, कौन सा, कि अगर मीडियम फ्री स्पेस है, एयर है, तो क्या होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट के बराबर, तो यहां पर आप उठाकर एप्सिलॉन नॉट रख दोगे तो देखो फिर वही चीज आ गई। बात आई समझ में। तो ये है आपका क्या चीज, कूलम्ब्स लॉ, जो कि मैंने इसको बहुत डीपली पढ़ा डाला। अगर आपके पेपर में आता है तो आप इतना डीपली लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस मेन चीज लिखिए, बाकी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। हाँ, बाकी और जो आपके कंपटीशन लेवल के हैं उसमें तो आपको ये सब चीजें पढ़नी पड़ती हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और है यहां पे छोटा सा, बस इसी टॉपिक पे जल्दी से देख लेते हैं। क्या है, अगर मैं कह दूं कि फोर्स और ये जो डिस्टेंस है, दैट मींस 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स और इनके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है, इसमें ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, ठीक, तो इसको तो आपने लिख लिया ना, ठीक। चलिए अब ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं बच्चों। तो यहां पे अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, डिस्टेंस और फोर्स के बीच में। हमें क्या दिख रहा है, कि हमारा फॉर्मूला क्या था, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूं, के Q1 Q2 अपॉन दैट मीन डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इसका मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ रही है तो फोर्स तेजी से, रैपिडली डिक्रीज होगा। रैपिडली मतलब तेजी से। तो इसका मतलब देखिए, अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं तो ये जो फोर्स है वो रैपिडली डिक्रीज होगा। कुछ ऐसे होगा, नहीं होगा? नहीं समझे, फिर से सुनो। मैंने कहा कि भैया डिस्टेंस अगर मैं बढ़ाऊंगा, भैया डिस्टेंस बढ़ा दी तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब कि डिस्टेंस बढ़ाया तो फोर्स जो है वो तेजी से डिक्रीज हुआ, रैपिडली फॉल। ये देखिए रैपिडली फॉल, ठीक। तो ये तुम्हारा ग्राफ हो गया। क्या हो गया? ग्राफ। किसके बीच में? फोर्स और डिस्टेंस के बीच में। अच्छा, अगर यहां पर एक क्वेश्चन और पूछ ले, क्या कहे कि अगर हम दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को डबल कर दें, अगर हम दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को बच्चों डबल कर दें, तो अगर मैंने डिस्टेंस को डबल कर दिया तो इसका मतलब 2 रखा, डबल कर रहे हो ना, तो 2 रखा, 2 2 जा 4। इसका मतलब जो नया फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा? पहले वाले फोर्स यहां पर रखिए, तो यहां पर रखेंगे तो 1/4 आएगा। इसका मतलब F की वैल्यू 1/4। तो ये जो अब फोर्स आया है वो पहले वाले फोर्स का क्या हो जाएगा? 1/4 टाइम हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? क्या समझ में आया कि अगर हमने डिस्टेंस डबल कर दी तो इसका मतलब जो अब फोर्स आएगा वो पहले वाले फोर्स का क्या हो रहा है? ठीक, 1/4 टाइम हो रहा है, ठीक। आगे बढ़े, चलिए। तो ये था आपका, ठीक। ऐसे ही हम और भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये था आपका कूलम्ब्स लॉ, ठीक। चलिए, तो इसके आगे अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।